देशवासियों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज हम देश के करोड़ों नागरिकों के सामने एक गंभीर मुद्दे पर रोशनी डालेंगे और चौंका देने वाले रहस्यों का खुलासा करना चाहते हैं। हम केवल आपके सामने कुछ रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य और खुलासा करेंगे और आशा करेंगे कि ये अपने देशवासियों को आत्मचिंतन और विचार करने पर मजबूर कर दें। लेकिन हम सबसे पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि हम हैं कौन और आपके साथ पर्दे के पीछे रह के सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क क्यों कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम 7 पत्रकार हैं, जिनमें से कुछ पत्रकारों को शायद आप रोज टीवी पर देखते हैं और सुनते हैं। कई दिनों से हम लोग एक बड़ी घुटन सी महसूस कर रहे हैं कि हमारे टीवी चैनल और अखबारों के मालिक और एडिटर्स मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ी रिपोर्ट या खबर ब्रॉडकास्ट या पब्लिश करने से हमें रोक रहे हैं और हम पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा के रखी हुई हैं। आजकल ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया या कॉरपोरेट कंट्रोल मीडिया में क्यों हो रहा है, इस पर कभी और चर्चा करें। हम हिंदुस्तानी एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम में से कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही किसी तरह का किसी से भी हम पर प्रभाव या दबाव डाला गया है। मौजूदा सरकार की किसी भी तरह की आलोचना करना मतलब देशद्रोही या भ्रष्ट इंसान होने के इल्जाम को आमंत्रित करने की पूरी संभावना होती है। ऐसा लगने लगा है कि हम सब किसी प्रकार की इमरजेंसी में रह रहे हैं, जहां आज़ादी से सोचना या अपने विचार प्रकट करना या निष्पक्ष विश्लेषण करना असंभव होता जा रहा है। इसके पहले हम आपको ये ऐतिहासिक स्टिंग ऑपरेशन दिखाएं। आपको एक बात बताना उचित है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी भी तरह के खुलासे हुए हैं तो खुलासे करने वालों पर ही बेवजह सख्त कार्रवाई करी गई है और उनका जीना मुश्किल कर दिया गया है। यहाँ तक कि व्यापम के मामले में कई लोग गायब हो गए या मार दिए गए। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कई प्रसिद्ध नेता और राजनेताओं या उद्योगपतियों के नाम सामने आए, परंतु हम उनका नाम इस समय घोषित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मूल मुद्दे से फोकस नहीं हटाना है। यही वजह है कि हम कोई नाम घोषित नहीं कर रहे हैं और आवाजें बदली गई हैं। हमारे सहयोगी को अनेक प्रकार के खतरों से बचाना हमारा कर्तव्य है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचे हैं। 8 नवंबर को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने नोटबंदी का ऐलान किया। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस अद्भुत घोषणा ने 100 करोड़ लोगों को चौंका दिया, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाए कि अचानक पीएम साहब ने देश के लोगों पर यह सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की। पीएम साहब ने फिर देश को समझाया कि उन्होंने 100 करोड़ से भी अधिक नागरिकों के 88% से ज्यादा मुद्रा को रद्द क्यों किया। नरेंद्र मोदी जी ने फरमाया कि नोटबंदी करने के पीछे ये कारण या लॉजिक थे। भ्रष्टाचार को समाप्त या कम करना, काले धन को खत्म करना, नकली नोटों को खत्म करना और आतंकवाद को खत्म करना। तमाम देश विदेश के अर्थशास्त्रियों ने इस नोटबंदी की कड़ी आलोचना की। In November, India's government perpetrated an unprecedented act is not only damaging its economy and threatening destitution to countless millions of its already poor citizens but also breathtaking in its immorality. Without any warning, India abruptly scrapped 85% of its currency. Its objective of dealing away with corruption, as well as the objective of one rapid
jump getting into a cashless economy. Let's then explore that answer. And in the first instance, let me point out, demonetization was intended as a means of eliminating black money. But all the surveys suggest that only 6% of black money is held in cash. The rest is in real estate, gold, jewelry, or stocks. Now, And foreign accounts. and foreign accounts. Is it therefore worth demonetizing 86% of all currency to tackle 6% black money? Well, that was the puzzling aspect, because these statistics from the former statistical advisor like Pranab Sen and so on were known to everyone, must have been known to the Prime Minister as well. So if it's only 6 or 7% of black money is in cash, how do you expect to have a major victory over black money by just dealing with that tiny proportion? और यहाँ तक कहा कि ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ एक तरह का अमानवीय अत्याचार किया गया है। पीएम साहब का निशाना अगर उनके बताए हुए 4 मुद्दों की तरफ नहीं था तो असली निशाना कहाँ था? हिंदुस्तान के कई नागरिकों ने पीएम साहब को बेवकूफ बताया। इन सबको ही पीएम साहब ने अपनी चतुराई से बेवकूफ बना दिया और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा। पीएम साहब जरा भी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने एक तीर से 3 निशाने लगाए। पहला निशाना अपोजिशन पार्टी को कैशलेस बना दिया। दूसरा निशाना देश भर में गलत प्रोपेगेंडा करके भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट और आतंकवाद को खत्म करने का यश कमाने की कोशिश अभी भी जारी है। और सबसे अहम बात, इस नोटबंदी से बीजेपी एवं उनके सहयोगी और चुने हुए लोगों ने 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपए अंदर कर लिए। यानी ब्लैक पैसा पुराने लोगों से नए लोगों के पास पहुंच गया। इस बात के हमारे पास कई पुख्ता सबूत आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने ये पहले एपिसोड में ये बता रहे हैं। हम लोगों ने कई सूत्र इस्तेमाल करके बीजेपी के अंदर के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और उसमें सफल रहे। ये लोग नोट एक्सचेंज की गैर कानूनी और घिनौनी हरकत में जुटे हुए थे। ये देखिए, हमारे खोजी पत्रकार कई दिनों से खबर दे रहे थे कि गुजरात में नोट एक्सचेंज का काम बड़ी जोरों से चल रहा है। इस वजह से हमने कुछ विश्वसनीय सूत्रों से एक नामचीन उद्योगपति से संपर्क किया। गुजरात के इस नामचीन उद्योगपति ने हमें आश्वासन दिया कि कितनी भी रकम हो गुजरात में वो एक्सचेंज करवा देंगे। इस उद्योगपति ने हमें एक बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलवाया। वो काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और जब उन्होंने सुना कि हमें 100 करोड़ रुपए की रकम बदलवानी है तो उन्होंने तुरंत ये काम करने वाले से मिलवाया। एक्सचेंज का रेट 40% नक्की हुआ, जिसमें सिर्फ 5% 6 लोगों में बंटने वाला था। हमने इन लोगों को बताया कि हम पहले 5 करोड़ रुपए का ट्रायल करना चाहते हैं और सब ठीक हो जाने के बाद हम पूरे 100 करोड़ रुपए बदलना चाहते हैं। हमें अहमदाबाद के एक 5 स्टार होटल में बुलाया गया, जहां पर इस वरिष्ठ कार्यकर्ता ने एक और बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलवाया। और आगे आप खुद देखिए ये चौंका देने वाले वीडियो को। कुछ ही देर के बाद होटल से हमें भाजपा का कार्यकर्ता गाड़ी में बैठा के ले गया। अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ कमलम बीजेपी के मुख्यालय पर पहुंच गए। वहां पर इस कार्यकर्ता ने हमें रुकने को कहा और कहा कि उसे अंदर कुछ जरूरी काम है। काफी देर तक टेलीफोन करने के बाद कार्यकर्ता खुद अंदर गया। और लगातार आप देख रहे हैं वो फोन के ऊपर पैसे लेने देने की बातें करते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है।
हमारे दो प्रतिनिधि गाड़ी में काफ़ी देर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते रहे। करीब 1 घंटे के बाद वो कार्यकर्ता फिर बाहर निकला। हमें गाड़ी में बैठकर निकलने के लिए कहा। उसके बाद हम अहमदाबाद की ओर फिर लौटे और मेन हाईवे से गाड़ी किसी फार्म हाउस की तरफ मुड़ी। 4-5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर गाड़ी फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंची और इस कार्यकर्ता ने हमें बताया कि यहाँ पर हमारा काम कर देंगे। आगे की बातें आप खुद सुनिए। इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा फार्म हाउस, स्विमिंग पूल के साथ, 2 मर्सिडीज हैं, एसयूवी आपकी है। वेरी गुड। नहीं, थैंक यू। वहाँ कमलम में वेट किया, वहीं पे 2 बार हो गया था और नहीं। वैसे गांधी भाई को कैसे जानते? करसन भाई का रेफरेंस दिया था, हमारे बॉस हैं, उनको रेफरेंस दिया था प्रदीप भाई का। तो प्रदीप जी ने फिर जो कहा था कि यहाँ चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। हमारे सर की खास है। तो मेरे भी बॉस के काफ़ी पहले से करसन भाई को जानते हैं, तो उन्होंने ही प्रदीप भाई से मिलवाया था। फिर वैसे पूछना नहीं चाहिए, मानना है तो पैसा किसका है? अपने ग्रुप का ही है ना, ट्रांसपोर्ट का, बिल्डर्स का अपना ग्रुप है, उसी ग्रुप में है ना अपना। आज तो सिर्फ 5 ही लेके आया हूँ, पर अमाउंट तो 100-150 के करीब है। तो 100-150 का काम करना है, तो आप बताओ आप। हाँ जी, वो फिर मैं ऐसे ही 10-10 करके लेके आता हूँ। 10-10 करके एक काम कीजिए, 25-25 का कीजिए, एक वैन हो जाएगा। 25 का लाना मुश्किल होता है। देखिए, इकट्ठा बड़ा लेके आने में तो मुश्किल है ना, डर लगता है। 10-10 करके लेके आता हूँ ना मैं। अरे 25-25 का तो एक वैन में तो आपका हो जाएगा ना। 25 इकट्ठा लेके आना मुश्किल होगा। क्यों, क्या? अरे जगह चेकिंग है, आपको पता है। अरे किसका डर है आपको? इतनी जगह नाका लगा हुआ, कैसे लेके आएंगे 25? आपको, अरे आपके वहाँ से पिकअप होगा, आपके वहाँ पर पहुँच जाएगा आपको। मेरा बॉम्बे से भी करवा दोगे? बॉम्बे भी 40-50 पड़ा है। पूरे इंडिया में हो जाएगा। अब वो टेंशन, आप जानते नहीं हो हमारे पास किसका हाथ है। ये देखिए, इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपको कोई भागी भागा नहीं कर सकता। अब इतना क्यों कर रहे हो? अगर इतना कर रहे हो तो बहन तो एक काम करो ना, सीधा जेटली जी ने जो स्कीम निकाला है डिक्लेयर कर दो। हर बार लगा है डरते आ रहे हैं, अगर ऐसे डरोगे तो फिर काम कैसे करोगे? अरे डर इस बात का है, जगह नाका लगा हुआ, गाड़ी रोक लेते हैं, क्या करें? अरे इनके होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, सब टेंशन मत लो उसका, कुछ नहीं हो पाएगा आपको।
અરે ભાઈ સાંભળો તમારું ચેક પર શું નામ લખવાનું છે? રાજેશ પટેલ. હા પેલા આશ્રમ રોડ પરથી લઈ લેજે. હા પેલા એની પાસે રાખ્યા છે. હા હા કાઢી નાખું છું. હા अरे अपनी बैंक है आश्रम रोड पर. हाँ क्या विठल पास क्या विठल मरो. हाँ 10 रुपये लो, 5 रुपये से सर्किट में पहुँचा दो. हाँ बाकी में 5 रुपये में आराम से अपना बंद करा लीजिए. हाँ SMS की बात लीजिए. ये कौन सी है? हाँ रुपये. हाँ थोड़ा परसेंटेज का ठीक कीजिए ना. परसेंटेज की बात नहीं देखो, बड़ा काम करना है तो परसेंटेज तो थोड़ा सा तो ठीक कीजिए, बहुत ज्यादा है. अरे 1-2% में अरे कहाँ 1-2%, 1-2% कहाँ. मैं 5 लेके आया, 3 लेके जा रहा हूँ, 40% कट रहा है. तो 40% तो हमको तो 1-2% ही मिलता है ना. वो कैसे? बाकी के सब ऊपर जाता है. हम लोग साहब को भेजते हैं, फिर साहब पार्टी में देते हैं, दरिया में डालते हैं. वो कुछ भी करे, तो तुमको क्या करना है, हमको क्या करना है. छोड़ो ना वो बात को यार, कुछ समझता नहीं है. नहीं वो ठीक है, पर 40 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा तो ठीक कीजिए. हम लोग वो नहीं कर सकते. वो एक बार सेट जो हो गया है वो हो गया, तो आप उसमें डिस्कस ही मत कीजिए. पर ज्यादा है ना थोड़ा. भाई 30-40 जगह हमको लगाओ तो हम भी प्रॉपर्टी यही रहते दुबई में. दुबई? अरे इन दिनों कौन से प्रॉपर्टी, 4-4 घंटे तो लाइन में लग के 2,000-4,000 कैश निकलता है बैंक से. तो हम भी तो लाइन में खड़े हैं ना. आप कौन सी लाइन में हो? दुबई में प्रॉपर्टी लेने की लाइन में. अच्छा दुबई में क्या है? ये देखिए, ये प्रोजेक्ट है ना, सब हमारे लोग ने लिया है. अगर आपकी मेजर लॉबी में किसी को भी इंटरेस्ट है ना तो बताइएगा, आपको मैं कमीशन दूंगा 1%. अच्छे भाव में दिला के देंगे. डमैक दुबई. ये तो बहुत महंगे महंगे घर होंगे. अरे कितना बड़ा है. कितने प्रोजेक्ट हैं ये? कमाल है, कमाल है. अरे कमाल नहीं, कमल है कमल. ये कमल का कमाल है. हमने सब 2 बार चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो, नो प्रॉब्लम. देखिए ये अपने 2 शेयर है 500 में, और ये 3 है 1000. ठीक है, तो आपके आदमी लोग ने भाई गिन लिया है. आपके लिए वेट कर रहे थे, अभी उन लोग का 1 घंटा हो गया वेट करते करते. तो जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप. 5 खोखા આવી ગયા છે, 2 દાગીનામાં છે, 500 ના 2 છે, 1000 ના 3 છે. હું ઘર લઈ જાઉં? ઠીક છે વાંધો નહીં, એ હેન્ડલ કરી લઈશું. હા ચિંતા ના કરો.
हाँ साहब ने इन्फॉर्म कर दिया। हेलो, हाँ पहुंच गया, दे दिया सामान उनको। कौन है वहां पे? हाँ जयेश भाई है ना, मेरी बात करो। हेलो जयेश भाई, हाँ गिन लिया 5। हाँ जरा को कंफर्म कर दो ना। जयेश भाई वहाँ सामान दे दिया लड़के ने। हेलो, हाँ कन्फर्म करो जो અહીંયા હોટલમાંથી કેટલા છે? બે છે ને 3 છે. ઠીક છે. પાંચસો ના 3, 1000 ના 2। नहीं नहीं उल्टा है, 500 का 2 है, 1000 का 3 है। 1000 ના 3। हाँ टोटल 5। हाँ चलो जल्दी रवाना था। मिल गया ना 5? मेरा भी अब कर दो ना। अरे रुको ना, अभी हमारे साहब आएंगे हम वो करेंगे। साहब कौन? आप नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि चाबी उनके पास होती है, उनकी ऑथोराइज के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। रुको ना, 5 मिनट आएंगे ना। आप जरा पूछ लो ना, देखो अंधेरा हो रहा है, मेरे को भी अहमदाबाद तक वापस जाना है। अरे आ जाएंगे, अभी इधर नाके पे ही गए हैं। रिक्वेस्ट है एक बार पूछ दो ना कि कितना टाइम लगेगा। वही चीज़ है। हेलो, हाँ सर। अच्छा हाँ, સવારના 6 કેમ પહોંચાડી દીધા છે। પોણો કલાક રાહ જોડાવી ત્યારે ત્યાંથી એક જ મળ્યું મને। હા એટલે હા કાલે સવારે બીજા 3 પહોંચાડી દેશે। હા हाँ यहाँ प्रदीप भाई रेफरेंस भी आया है। तो हाँ संदीप भाई, संदीप बरोबर। हाँ हाँ ठीक है, आ गए बाहर ही। हाँ सर वो लड़के ने दे दिया वहाँ होटल में। हाँ 5 दे दिया था, मैं यहाँ पास ही हूँ, पर यहाँ 10-15 मिनट लगेंगे। जी सर मैं चलते हुए फ़ोन करता हूँ आपको, मेरे को मिलता है और मैं जैसे ही यहाँ से चलता हूँ जी मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। हाँ यहाँ सर, हाँ जरा जापो खोलो ना, साइड आ गया। और आप देख रहे हैं कि और एक वरिष्ठ भाजपा के अधिकारी वहां आते हैं और ये कार्यकर्ता खड़ा होके उन्हें आमंत्रित करता है।
कुछ ही देर में ये दोनों एक कमरे में प्रवेश करते हैं और हमारे प्रतिनिधियों को दूसरे कमरे में बैठने के लिए आदेश देते हैं। परंतु हमारे प्रतिनिधि ने शातिरता का प्रदर्शन किया और दूसरे कमरे में नहीं गए, वहीं इंतजार करते रहे और 1 दर्जन से ज्यादा ये महाशय के टेलीफोनों पर उनकी नजर रही। कुछ ही देर में बार बार कई फोन बजने लगे। एक फोन पर को उठा के जब हमारे प्रतिनिधि ने देखा तो उसने पाया कि ये कमलम भाजपा के मुख्यालय से फोन बार बार आ रहा था। और आगे आप खुद देखिए ये चौंका देने वाले वीडियो को। जैसे ही हमारा पत्रकार दबे पांव फोन देने के बहाने इस कमरे में दाखिल हुआ, उसके तो होश हवास ही उड़ गए। उसने पाया कि ये दोनों उसकी तरफ पीठ करके बातें कर रहे हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने खुफिया कैमरा में यह अद्भुत दृश्य कैद कर लिया। सामने अंदाजन 50 करोड़ से ज्यादा नकद नए नोट पड़े हुए थे। उसे देखते ही बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूले हो गए। आपका फोन लेके मैंने बोला था ना बाहर बैठने के लिए, अंदर क्यों आए? अरे फोन कमलम से आ रहा है, बार बार बज रहा था। मैंने सोचा अर्जेंट है इसलिए लाया। पाँच 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 15 और 10 का बढ़ रहा है। 10 का 30 हो गया। अब जल्दी जाइए क्योंकि अभी कोई बड़े लोग आ रहे हैं। ठीक, मोदी जी ने यह बढ़िया काम किया। छोटे में अब इतना आ जाता है 3 करोड़, नहीं तो 4 बैग ऐसे लगते थे। राजू भाई अपने इनोवा में ले जाओ। जब देश के करोड़ों लोग एटीएम या बैंक की कतारों में खड़े हुए थे, एक चीज हमें कभी समझ नहीं आ रही थी। बीसीओ चैनल करोड़ों के नए नोट पकड़े जाने की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन ये नोट आ कहां से रहे हैं, ये सवाल का जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो आपने देखा कि एक तरफ हमारे देश के अनगिनत नागरिक अवर्णनीय परेशानियों से निपट रहे हैं और 100 से भी अधिक नागरिक अपनी जान गंवा बैठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी और उनके वित्त मंत्री के कंट्रोल की आरबीआई मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। देश के साथ एक प्रकार का मजाक या खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अब उन्हें जवाब देने का वक्त आ चुका है। उन्हें देश के 100 करोड़ लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। खुलासों के साथ कोई भी संदेह का स्थान नहीं बचेगा। निष्पक्ष जेपीसी की नियुक्ति, नई और पारदर्शिता वाली सरकार की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है। अभी नहीं तो कब? इस आशा के साथ कि हम अकेले नहीं हैं, देश के 100 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सच की खोज में निरंतर लगे रहेंगे। जय हिंद, हम हिंदुस्तानी।